देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, इस वक्त हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़ा है जहां हर गुजरता दिन माशी और सियासी लिहाज से नई बहसों, चैलेंजेस को जन्म दे रहा है। एक तरफ महंगाई की लहर, सनती पैदावार में दबाव और बैरूनी कर्जों का बोझ है, तो दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की इस्लाहाती और मालियाती पॉलिसियां हैं जिन पर ताजिर बरादरी और माशी माहिरीन की नजर टिकी हुई हैं। मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात के जो भी दावे करे, लेकिन जमीन पर मौजूद कारोबारी तबका किस हद तक मुतमईन है? सवाल, क्या हुकूमती पॉलिसियां सनतों की तरक्की और सरमायाकारों की मुवाफिक हैं या सिर्फ हंगामी बुनियादों पर टैक्सेस और शरह सूद का खेल खेला जा रहा है? इन्हीं माशी मुश्किलात के दरमियान मुल्क में एक बार फिर इंतजामी इस्लाहात और नए सूबों की तश्कील की आवाजें शिद्दत से सुनाई दे रही हैं। इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों की तामील या इंतजामी यूनिट्स का सिर्फ एक सियासी नारा नहीं, बल्कि ये सीधा हमारी कौमी मईशत से जुड़ा हुआ मामला है। आज हम इस पहलू पर खुल के बात करेंगे कि पाकिस्तान के मजीद सूबे बनाने से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को फायदा होगा क्या? सवाल, क्या नए सूबों की तश्कील से सूबाई अदम मसावात का खात्मा होगा और मकामी सतह पर सरमायाकारी आएगी? सवाल, और सबसे अहम बात, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का रोज का मामूल बन चुका हो, वहां क्या कोई भी माशी पॉलिसी तवील मुद्दती नताइज दे सकती है? सवाल, सियासी खींचातानी पॉलिसियों में तसलसल का ना होना और नई हुकूमत के साथ पुराने मंसूबों का रोल बैक होना, इस सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तानी सनत, बरामदात और गैर मुल्की सरमायाकारी को किस तरह नुकसान पहुंचाया है? आज की इस खुसूसी नशिस्त में हमने इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने के लिए अपने मेहमानों को बुलाया और करेंगे भी, और मुल्क के नामवर सनती रहनुमा और बिजनेस लीडर्स से जानेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को पटरी पर लाने का हतमी रोड मैप उनके पास क्या है, क्या होना चाहिए। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मुल्क के 3 नामवर कारोबारी और सनती शख्सियात मौजूद हैं। उनकी तरफ जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। सबसे पहले मेरे साथ बैठे फजल करीम दादा वो हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दादा भाई ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका फजल साहब। मेरे साथ बैठे हैं जुनेद नकी साहब हैं, सीईओ है प्रेस्टीज अपैरल और वाटर साइंसेस के, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद नकी साहब। और मेरे साथ दानियल ववेजा साहब हैं, सीईओ हैं रीजेंट ग्रुप के, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया दानियल साहब फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। फजल करीम साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। सर, मौजूदा मौशी इशारे और जो शरह नमू के दादो शुमार क्या जाहिर कर रहे हैं? क्या हम वाकई बहाली की तरफ गामजन है या महज कर्जों की बुनियाद पर हासिल करदा आर्जी इस्तेहकाम आपको नजर आता है? देखिए रिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिफोर आई आंसर दिस, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जब हम पाकिस्तान की इकनॉमी के ऊपर बात करते हैं तो हमें, और उसके बजट पे बात करते हैं, जो ये आपने टैक्सेस की बात की और इस वक्त जो माशी सूरत हाल की बात करते हैं, तो हमने उसको रियलिस्टिकली ये देखना होगा कि जो पाकिस्तान इस वक्त है और जो बजट भी इस साल प्रेजेंट हुआ, वो क्या ग्रोथ का बजट था या फिस्कल डिसिप्लिन का बजट था। तो जहाँ तक जब ये बात तय हो जाती है तो फिर आपकी सारी बेसिस बनती हैं डिस्कशन की। मैं समझता हूँ ये ग्रोथ का बजट नहीं था, ना पाकिस्तान इस वक्त इस हालात में है कि वो कोई ग्रोथ का बजट देता है। ये फिस्कल डिसिप्लिन का बजट था और उसी के तहत आप देखें जितनी मैक्सिमम रिलीफ ये दे सकते थे विद इन द गिवन पैरामीटर, जिसमें टैक्सेशन के हवाले से था, डिफरेंट सैलरी क्लास के हवाले से इनने जो टैक्सेशन किया, जो इनने फिक्स टैक्स रिजीम लगाने की बात की, तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को बस जो है वो स्टेबलाइज करने का था ये बजट। दैट वाज नॉट रिगार्डिंग द ग्रोथ। तो जो आपका सवाल है कि इससे माशी तरक्की होगी या चीज़ें, तो ये बजट में जो है वो माशी तरक्की का नहीं था, स्टेबलाइजेशन का बजट था। और दूसरा, आप एक और भी बात देखें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो आपका है वो आपका जो है डेट टू जीडीपी रेशियो वो 72% है। अगर आपका सारा 72% ऑफ योर एंटायर रेवेन्यू इज स्पेंड ऑन रीपेमेंट, तो आपके पास फिर बचता क्या तरक्की के लिए? सो आई थिंक दैट हैविंग सेड दैट आई रेस्ट माई आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। ठीक हो गया है। जुनेद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जुनेद कि साहब, मौजूदा हुकूमत ने टैक्सेशन और मालियात के हवाले से जो इकदाम उठाए हैं, ताजिर बरादरी के मुताबिक वो सनती नमू में मददगार साबित हो रहे हैं या कारोबारी अखराजात इसे बढ़ा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया रिदा, आपने मदऊ किया। देखें, जैसे कि फ़ज़ल साहब ने ये बात कर दी है, उसको मुख्तसरन बिल्कुल आपको बता दिया है कि ये जो है वो ग्रोथ का बजट नहीं है। तो इसमें उस चीज़ को सस्टेन करना और जो एरिया हमारा वीक था जिसको हमने स्ट्रेंथन करना था, विच इज़ डिफेंस, कैटेगोरिकली जो है बजट में ये बात की गई। तो इसमें अगर कोई चीज़ उनको पॉलिसी रेट के लिए या कोई टैक्सेशन में इम्पोर्ट
टैरिफ के लिए, जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकते थे वहाँ वहाँ रिलीफ दिया। आप देखें जब डेवलपमेंट बजट ही कट ऑफ कर दिया तो कारोबारी को ये सोचना होगा कि हम कोई ऐसा बज़वर्ड क्रिएट करके नेगेटिव अप्रोच रख के ये बात रिपीटेडली आन के प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह करें तो ये मुनासिब नहीं होगा। हमें भी यही चाहिए कि हम अपने प्राइवेट बिजनेसेस को मुल्क की तरह इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की तरफ 1 साल 2 साल के लिए रखें, और उसमें अगर कोई ग्रोथ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लोगों का कारोबार उसी तरह चलता रहे, लोगों का रोज़गार उसी तरह रहे। कुछ अरसे के लिए अगर वो आमदनी जो है वो ज़रा सी महदूद है तो उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाना जो है वो अच्छा नहीं है। और ये इसी लाइंस को लेके फेडरेशन ने भी और फिर डिफरेंट एसोसिएशन और चेंबर्स ने भी इन्हीं लाइंस पे काम किया है। अलावा इसके कि जो कुछ स्पार्क्स बीच में होते हैं, कुछ फ्रिक्शंस आती हैं, बाकी चीज़ें हैं, जैसे पॉलिसी रेट कहते हैं कि जी पॉलिसी रेट अभी हायर है रीजन में, तो ठीक है, एनर्जी रेट हायर है रीजन में, तो इसलिए है कि आप जो है वो ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, फिर आप पावर जनरेट करते हैं, तो ऑयल रेट्स आप देख लीजिए इस वक्त क्या सिचुएशन है, तो आपकी एनर्जी सस्ती नहीं हो सकती अदर दैन दैट कि जी आपने सोलर में जो रिन्यूएबल एनर्जी ले ली है। तो इसी तरह पॉलिसी रेट में भी आप अगर पॉलिसी रेट अगर आप टर्की की मिसाल ले लें 37% पे टर्की, और आप ये देखिए कि फिर आप रीजन करते रहेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। आप इस वक्त अपने हालात देखें और किस तरफ डायरेक्शन जो है वो हमने मूव किस तरफ करना है, तो मेरा ख्याल है ये ठीक है। इस वक्त हमें इस पे जो है वो अपने आप को अकोमोडेट करना चाहिए। राइट, ठीक हो गया है। मैं दानियाल बावेजा साहब आपकी तरफ आऊँगी। दानियाल साहब, जब हर नई हुकूमत हम देखते हैं, पिछली हुकूमत की जो माशे मुआहदे हैं या पॉलिसीज़ हैं उनको कलअदम या तब्दील कर देती है, तो मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकार किस बुनियाद पर अपना सरमाया पाकिस्तान लेकर आएंगे, आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए रिदा, आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होती, सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो सबसे बड़ी बुनियादी सबसे प्रॉब्लम हमारा यही रहा है अनफॉर्चुनेटली कि पॉलिसीज़ में भी इनकन्सिस्टेंसीज रही हैं। नॉट ओनली इन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट्स के अंदर भी इनकन्सिस्टेंसी रही है, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसके अंदर ये है कि बुनियादी सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज टू थिंग्स हैव ऑलवेज सफर्ड अ लॉट। कोई भी अगर जैसे कराची आता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्बिंग लगती है वो पाकिस्तान का जो डिलेपिटेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली कराची का। अभी रिसेंटली मैं 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद में था, मैं देख रहा था इवन इन इस्लामाबाद एंड इन पंजाब द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिन इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट। लेकिन कराची का अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम रहा है कि इट्स अ पोर्ट सिटी। कराची का सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रुझान होना चाहिए कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर शुड शाइन आउट, लेकिन दिस हैज़ बीन अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड। तो मेरा ये ओपिनियन है। राइट। अच्छा, अब इन दिनों आपने सुना होगा फजल करीम दादाभाई साहब के पाकिस्तान में नए सूबे इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में नए सूबे इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए की जाती है या इसकी पसे पर्दा कोई संजीदा माशी हिकमत अमली भी मौजूद है? देखिए दादा, जब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस की या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, तो बुनियादी बात ये नहीं देखना है कि क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मसला हल कर देंगे। बात ये कि आपको गुड गवर्नेंस जो है दैट इज़ योर आंसर। अब फॉर गुड गवर्नेंस आपको क्रिएशन ऑफ सूबे बनाने तो आप वो बनाएं, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने आप वो बनाएं, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना है वो करें। मैं एक छोटा सा आपको मिसाल देता हूँ कि 1972 के अगर आप कंसेंसस देखें, सेंसस अगर आप देखें तो उस वक़्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 6.5 करोड़ आवाम, और उस वक़्त आपके 4 सूबे थे। आज वो आवाम जो है वो 25 करोड़ 24 से 25 करोड़, कोई कहता है 28 करोड़, तो चले फिगर में मीडियम भी लें 25 करोड़ भी, तो वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है जी, और आपके प्रोविंसेस वही हैं। तो लिहाजा फॉर बेटर गवर्नेंस अगर इसकी ज़रूरत है प्रोविंसेस की तो बनने चाहिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं उससे बेटर गवर्नेंस होती है तो होनी चाहिए। एक आपको मिसाल दे देता हूँ, श्रीलंका जो है उसकी टोटल पॉपुलेशन 2.2 मिलियन है, 22 मिलियन सॉरी, और पाकिस्तान का जो ये कराची शहर है इसी की पॉपुलेशन जो है कोई कहता है
24 मिलियन है, कोई कहता है 30 मिलियन है, कोई कहता है 25 मिलियन। बहरहाल पूरे श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ कराची की, और श्रीलंका में 9 प्रोविंसेस बने हुए। रोमेनिया 19 मिलियन पे है, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, और उसके 16 जो है रीजन्स और सब डिवाइडेड उसको किया हुआ है प्रोविंसेस के अंदर। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ले लें, 27 मिलियन है, 6 स्टेट्स बने हुए। नाइजीरिया 240 मिलियन है और 36 स्टेट्स बने हुए। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन लें तो 360 मिलियन है और 50 स्टेट्स हैं। हमारे 270 मिलियन है तो 4 प्रोविंसेस हैं। तो अब ये खुद एक बहस है और इसको देखना चाहिए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी स्टेप्स लेने वो लेने चाहिए, लेकिन हैविंग सेड दैट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो स्टेक होल्डर पाकिस्तान की आवाम है। तो जो भी कानून साजी की जाए या जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप के विजन के तहत इस मैटर को एड्रेस जो करना है, तो उसमें विल ऑफ द पीपल इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और गुड गवर्नेंस जो है दैट इज क्विंटेसेंशियल फॉर योर डिफेंस एज वेल एज योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो गुड गवर्नेंस अब लाजिम है हम पे करना। यस, गुड गवर्नेंस मैं हमेशा कहती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की, आपकी सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की। बिल्कुल आपने सही कहा। अग्रीड। आपकी तरफ आती हूँ मैं जुनैद भाई। कराची जो मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा माशी इस वक्त सबसे बड़ा हब है, रीढ़ की हड्डी कहलाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अबतरी और इंतज़ामी दबाव का शिकार है। क्या नया इंतज़ामी ढांचा या सूबा बनाने से आप समझते हैं इस पर बोझ कम हो सकता है? देखिए रिदा, इस पे फजल भाई ने बहुत तफसीली बात कर दी है। ये अब जहाँ से ये बात शुरू हुई, इस्लामाबाद में समिट थी, मैं भी उसमें मौजूद था, और ये इसको ना एक सेंसेशन नहीं बनाना चाहिए और इसको कभी भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव में कि जी हम कोई इस आर्ग्यूमेंट में पड़ गए कि और फेडरल के मिनिस्टर आपस में उलझने लगे। इस सूरत हाल में जब मुल्क में इतनी वल्नरेबल सिचुएशंस है कि कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, KPK और बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं, और सब अब ये ज़द आम है, चाहते यही है कि एक इदारा जो मजबूत तरीन हो गया है, हर आदमी जो है ना वो यू टर्न लेके उसके ऊपर इशारा करता है और उसको कमज़ोर करने की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। तो हमें ये जो है ना एक इम्पार्शल डिस्कशन इसमें रखनी चाहिए। कराची में भी बिल्कुल जो बात है आपने जो कही है कि सूबा बनने से, देखें ये अभी हम दोनों हजरात पे बैठे थे पीछे कमरे में, तो यही बात हो रही थी कि देखें MQM के पास जब पावर थी शहर की, तो उन्होंने बिल्कुल एक दूसरी पार्टी को बिल्कुल जो है वो दीवार से लगाया, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के उसमें आपको जो है ना वो उर्दू स्पीकर नज़र आता था, और आपने बाकी सब लोगों को जो है ना वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब उसके बरक्स अब आपने देखा कि पावर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, और अब आप जो है वो उसका नतीजा भुगत रहे हैं कि आपने ही इसको बीज डाला था और आप भुगत रहे हैं, और आप फिर ये भी गलत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त गलत कर रही है। तो इनको ये चाहिए कि शहर के जो स्टेक होल्डर हैं, सूबे के जो स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ मिल बैठें और वे आउट निकालें। गुड गवर्नेंस की जब आपने बात कर दी है, तो गुड गवर्नेंस के लिए आपने ये यूसीज और जो है वो चेयरमैन बनाए हुए कि जी ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो डाइल्यूट होके बिल्कुल गली मोहल्ले तक जो है वो आपने पावर्स दे दिए हैं। तो आप उनको एम्पावर करें, ना कि सियासी लड़ाई में 3 जमातें जो है वो MQM, जमात इस्लामी, बल्कि PTI भी इसमें अपने शहर को और अपने सूबे को ख़राब कर रहे हैं। आप वाक़तन जाके देखें, हमें लगता है कि हम दूसरे मुल्क में पहुंच गए हैं। एक घंटे की फ़्लाइट लेते हैं, हम पंजाब के किसी भी छोटे शहर में भी जाएं, हमें अफसोस होता है। क्यों? इसलिए कि वहाँ हमें गुड गवर्नेंस नज़र आती है, और सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, वहाँ जितने इदारे काम कर रहे हैं, कानून नज़र आता है रोड पे भी, और कानून नज़र आता है रेस्टोरेंट पे भी। हर चीज़ वहाँ इम्प्लीमेंटेड है, और जब इम्प्लीमेंटेड है और जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं, बहरहाल मुख्तसर सी बात मैं आपको करूँ, देखें हमने जो है वो इस दफ़ा भी सबसे बड़ा बजट, जो हम हमेशा कहते हैं कि जी डिफेंस बजट नहीं है, हमारा सबसे बड़ा बजट आप देख लीजिए 3,400 अरब से ज़्यादा का बजट है हमारा सेहत और तालीम का, और उसमें सिंध का एक अच्छा पोर्शन यानी कि तकरीबन 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो तालीम। आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, मैं कहता हूँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही थी, मैं कहता हूँ आप 15 साल तालीम और सेहत, ग़िज़ा, तालीम और सेहत, बुनियादी चीज़ के ऊपर आपने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, आप उसको छोड़िए, आप ग़िज़ा, तालीम और सेहत 15 साल दे दीजिए, ये शहर
اس ملک کی تقدیر بدل دے گا. آپ اس ملک میں رہنے والے بچے کی فیوچر کی فکر کیجئے. وہ بالکل آپ حیران ہوں گی فگرز دیکھ کے. ہم وی آر دا لارجسٹ ون ناٹ گوئنگ اسکول ان دا ورلڈ, اور سندھ اس میں سب سے بڑا ہے, اور پاکستان جو ہے آل ٹوگیدر فگر دیکھ کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہم دنیا میں 7ویں 8ویں نمبر پہ ہیں, اور ناٹ اسکول گوئنگ کڈز جو ہیں وہ افریقہ سے بھی زیادہ ہمارے یہاں. ٹرو. اوکے, ٹھیک ہو گیا. دانیال باویجا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. دانیال صاحب, اگر ملک کو نئے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے تو اختیارات اور وسائل کی نچلی سطح پر منتقلی سے مقامی صنعت, زرعی بازاروں اور روزگار پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ہوں گے. جتنی ایڈمنسٹریشن ڈی سینٹرلائزڈ ہوگی اور جتنے ایڈمنسٹریشن کے کیا کہتے ہیں اس کے یونٹس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے گا, آئی تھنک ایڈمنسٹریشن ول امپروو اے لاٹ. ابھی جیسے ہمارے دونوں پینلسٹ نے, فضل بھائی نے جیسے مینشن کیا پاپولیشن کا, آپ صرف کراچی کی پاپولیشن لے لیں, آئی تھنک لوگ کہتے ہیں کہ 25 ملین ہوگی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کی پاپولیشن شاید 30 ملین ہوگی. کبھی کسی نے کاؤنٹ کیا نہیں, اور یہ بھی ایک سیاسی اینگل میں چلے جاتی ہے بات. بٹ اگر کبھی اس کو ایکچولی کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو سو اٹ مائٹ بی مور دین ایٹ لیسٹ 30 ملین. پورے کینیڈا کی پاپولیشن اتنی ہے, اور امریکہ میں پورے اسٹیٹس کی اتنی پاپولیشن نہیں ہوتی. آئی تھنک نیوزی لینڈ کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے جتنی کراچی اٹ سیلف کی بہت سارے کنٹریز سے زیادہ پاپولیشن ہے. سو آئی ایم شیور کہ اس کو فردر ڈی سینٹرلائز کر کے مزید یونٹس کے اندر تقسیم کر کے آئی تھنک ایک بیٹر چانس ہوگا فار اے بیٹر ایڈمنسٹریشن, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ بڑھے گی اس سے. اور یہ ہے. Rida, I'll just add in furtherance to your question about provinces. میں ایک کوشچن تھا اور آپ سارے پھر اسی میں آپ یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. اوکے, سو نیکسٹ کوشچن یہ ہے فضل صاحب, وائی وی ہیو ہاؤ آئی مین واٹ از یور فیل اپون اٹ کہ وائی وی ہیو پولیٹیسائزڈ دا ہول انتظامی سسٹم افیئرز جو ہے, ہم نے وہ کیوں کر دیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے جو صوبے بنانے کا معاملہ ہے یا جو انتظامی یونٹس بنانے کا معاملہ ہے, دیٹ از سم تھنگ آپریشنل اسٹف, that is not a political stuff. But we always, like the politicians or political parties, always we have seen کہ system کے اندر وہ اس کو connect کر دیتی ہیں politics کے ساتھ. And there are so many things in Pakistan which are directly or indirectly connected miserably, جس کو کہتے ہیں forcefully to politicize the things, جس کی وجہ سے ہمارے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو major affairs ہیں وہ fail ہو رہے ہیں؟ جی, very valid question and let me answer کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دیکھیں پاکستان کا حل از گڈ گورننس. وی ڈونٹ وانٹ مور لائنز آن دا میپ, جیسے پروونسز کی ہم بات کر رہے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گڈ گورننس, اور اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا تھنگ دیٹ میٹرز دی موسٹ از پاکستان, اور پاکستان کے لیے جو چیز اسینشیل ہے وہ اس وقت گڈ گورننس ہے. آئی ایم ایف کی ریسنٹ رپورٹ پہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا. ردا, آئی ایم ایف کی ریسنٹ رپورٹ نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر گڈ گورننس نہیں ہے, کرپشن ہے, بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, چیزیں, یہ انہوں نے خود مینشن کیا. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اگر پاکستان میں گڈ گورننس کا نفاذ ہو جائے تو پاکستان کی اتنی وائبرنٹ اکانومی ہے, اتنے ان کے پاس وسائل ہیں کہ ود ان 3 to 4 years انہوں نے کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ پاکستان کی اکانومی 6.5 سے 7% آف دا جی ڈی پی گرو کرے گی. اب جو میں وہ بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ان فردرنس, جو آپ نے سوال صوبوں کا کیا تھا, دیکھیں ہمارا اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں پاپولیشن 2.55% سے گرو کر رہا ہے اینیولی, وچ مینس کہ ہم لوگ 6 ملین 60 لاکھ پاکستانی ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک سال کے اندر ہم پوری سنگاپور کی پاپولیشن بنا رہے ہیں یہاں پہ, اور 2 سال کے اندر ہم جو ہے کینیڈا کی پاپولیشن کو جو ہے اس کے ایکول ہو رہے ہیں. اب اگر آپ کی اتنی پاپولیشن گرو کر رہی ہے تو آپ اس کو کس طرح مینیج کریں گے ان پروونسز سے, کس طرح آپ کی بیٹر اینڈ افیکٹو مینجمنٹ ہوگی. تو اس حوالے سے if it is for better governance, اس واسطے یہ بات ہو رہی ہے کہ 4 صوبے کیا کیپیبل ہیں اس کو ہینڈل کرنے کو. So that is why I rest my case saying کہ پاکستان فرسٹ, اور پاکستان کے لیے اگر اس وقت گڈ گورننس کے لیے جو بھی سٹیپ لینا چاہیے وہ لینا چاہیے, اور اس میں ایتھنک, لنگوسٹک اور پولیٹیسائز اس کو نہیں کرنا چاہیے, بیکاز پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, اور پاکستان اگر سفر کرتا ہے تو سب سفر کرتے ہیں. رائٹ, ویری ٹرو. جنید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر
یہ جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں سیم دا کوشچن وہی ہے کہ ملک میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ پینک ہے اس اعتبار سے کہ سیاسی کیوس بہت رہتا ہے, پولیٹیکل کیوس بہت رہتا ہے. ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو اکانومیکل اسٹیبلٹی آئے گی. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک ایسے جس پہ بنگلہ دیش کی مثال بہت زیادہ دی جاتی ہے کہ ان کا بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی رہی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اکانومی پہ افیکٹ نہیں آنے دیا. اس کے لیے جو انہوں نے اپنے پلانس بنائے اور جو چیزیں انہوں نے انیشیٹ کی اس کو اسی طرح سے لے کے انہوں نے چلے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کھینچا تانی بھی ہے, پولیٹیکل احتجاج بھی ہوتے ہیں, مسلسل عدم استحکام بھی رہتا ہے. سو حالیہ سالوں میں ان تمام چیزوں نے پاکستان کی معیشت کو کتنا بڑا براہ راست یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مالی و ساختاتی نقصان پہنچایا, ٹھیک ہے, اور جو نقصان پہنچایا ہے اس کو کس طرح ہم ریکور کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے یہاں جب تک افیئرز میں ایک اسٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے آپ کیری آن نہیں کر سکتے. بہت یہ والی بات ہے نا, جیسے گھر میں کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہوگا تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے فائنینشیل. تو اٹ از دا سیم, پاکستان از آر ہاؤس اینڈ وی گو سیم ود دا سیم کنڈیشن ود اٹ. کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں بنگلہ دیش کی آپ نے مثال لی, لیکن بنگلہ دیش کا آپ ماڈل دیکھیں گے نا, چاہے پولیٹیکل فرکشنز کتنی بھی کیوں نہ ہوں, لیکن ان کے پاس جیسے ہمارے یہاں میثاق جمہوریت ہے, وہاں پہ اکنامک پیکٹ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری 20-25 ایئرز ڈاؤن دا روڈ اکنامک پالیسی یہ ہے, دونوں فریقین تینوں فریقین مل بیٹھے اور اس کے اوپر تبدیلی نہیں آئے گی ہماری جو ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ساری انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آپ دیکھیے ایک ارلی 90s میں ان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کیا تھیں اور پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کیا تھیں. اس وقت ان کے پاس ٹیکسٹائل پروسیسنگ کا مینوفیکچرنگ کا ایک بھی یونٹ نہیں تھا, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ایکسپورٹ کے فگرز آپ دیکھ لیجئے کراسنگ 8 بلین اس وقت تھے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس, اور آج ہم ٹوٹل ایکسپورٹ جس میں 17 بلین کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے. اور وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا انڈرسٹینڈنگ اکنامیکلی جو ڈائریکشن ہے انہوں نے تبدیل نہیں کری, لانگ ٹرم پالیسیز پہ کہیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کیا جو کہ اکنامک پالیسیز کہلاتی ہیں. ہمارے یہاں کسی زمانے میں 5 سالہ اور 10 سالہ پروگرام ہوا کرتے تھے, اب وہ شاید ہمیں کتابوں میں پڑھنے میں ملتے ہیں, اور ہم کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے کوئی بات اکنامیکلی کرنا نہیں اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے چیزیں خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمارے پاس اکنامک پلانز, لانگ ٹرم اکنامک پلانز اور پالیسیز, سسٹینیبل پالیسیز ہونی چاہیے جو دونوں تینوں سب فریقین کے ساتھ مل کے طے ہوں, اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ جم کے کام کرنا ہے. آپ کی حکومت نہ ہو اکنامک پالیسی چینج نہیں ہوگی. یہ پیکٹ کریں میثاق جمہوریت میں, جو کہ آپ نے کیا کہ جی ہم ایک دوسرے کی حکومت کو نہیں گرائیں گے, تو آپ ایک دوسرے کے اکنامک پالیسیز کو بھی نہیں گرائیں گے, چینج نہیں کریں گے کہ آج اگر میں آ گیا تو میں نے کہا شوگر کے لیے یہ ریلیف دے دو اور کل سیمنٹ کے لیے یہ ریلیف دے دو. دس از رانگ. ٹھیک ہو گیا. دانیل بویل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. دانیل صاحب, ون پوائنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ جو ابھی فضل صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا, اور اس کے اوپر بھی آف کورس جہاں انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے, سو وہیں پہ ہم پاپولیشن کے حوالے سے بھی اب سن رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اوپر بھی جو ہمارے ادارے ہیں وہ بہت کنسرن ہے کہ جی چیزیں بہتر ہونی چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اسی صورتحال میں ہم نے ایک ہمارے منسٹر ہیں بڑے زبردست ہیلتھ کے وفاقی منسٹر ہیں, انہوں نے جو ہے وہ پاپولیشن کے حوالے سے اس کو بھی جو ہے اس ذمہ داری کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ رخ کر دیا آرمی چیف کی طرف کہ جی وہ کریں گے. سو ہمارا اگر پولیٹیکل نظام اتنا فیل ہو چکا ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری, چاہے وہ ڈپلومیسی ہو, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, سب کچھ ہی اگر ہم نے اداروں کو کہنا ہے کہ انہوں نے کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ برائی بھی کرتا ہے وہیں پہ. سو یہ دوغلانہ اور منافقانہ جو رویہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا یہ بھی ایک ہرڈل ہے کہ جی اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گروتھ ہے اور جو ساری چیزیں اور جو انتظامی معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. اور پاپولیشن کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے, حالانکہ اس کا بھی بہت بڑا بجٹ ہے, ایک پورا سوشل ویلفیئر اور پاپولیشن کا ادارہ ہے. ہم بچپن سے دیکھتے تھے کہ پہلے تو کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی تھیں, حالانکہ اب تو کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ اس زمر میں بھی کوئی کاؤنسلنگ, کوئی ایڈورٹائزمنٹ, کوئی چیز چلتی ہو.
देखें रिदा, इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा. इट्स अ वेरी बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल. जितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी उतनी कम रिसोर्सेज पर पर्सन अवेलेबल होंगी. ये इसी तरह की बात है जैसे अगर आपके घर में फैमिली ऑफ 4 पीपल, तो अब अगर 2 बच्चे हैं तो उनके हिस्से में जो रिसोर्सेज आएंगी वो ज़्यादा आएंगी. अगर वही उसी हाउस होल्ड के अंदर अगर 10 या 11 या 12 बच्चे हों तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं वो पर चाइल्ड डिप्लीट होते जाएंगी. इसी तरह अगर आप इसको एक मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको ये फील होगा कि कंट्री पॉपुलेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली डिपेंडेंट. अब पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा एग्जैक्टली अभी कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे डेवलपिंग वर्ल्ड से तो पाकिस्तान बिल्कुल एक लास्ट आई थिंक 20-30 कंट्रीज के अंदर ही आता होगा. आई थिंक आप लोग में से किसी को कुछ कोई आइडिया है कि क्या जीडीपी पर कैपिटा होगा पाकिस्तान का इस वक्त? फजल भाई, वुड यू नो क्या क्या होगा? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि $200-300 होगा आई थिंक. और अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री लाइक सिंगापुर को या इवन यूएई को इनको कंपेयर करें तो आपको रियलाइज होगा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट. अब आपने ये दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि हर बात इंस्टीट्यूशन के ऊपर आ जाती है कि अब आपने मेंशन किया कि वो हेल्थ मिनिस्टर थे और वो उन्होंने भी आर्मी की तरफ इंस्टीट्यूशन की तरफ उसको पॉइंट आउट किया. $1,901 है इस वक्त. ओके, देखिए इमेजिन करें, अब आप इमेजिन करें इसको अब यूएस से कंपेयर करें आई थिंक $20,000 समथिंग है. ऐसे बिल्कुल ऐसे. तो इतना ज्यादा डिफरेंस अगर डेवलपिंग वर्ल्ड डेवलप वर्ल्ड में हो तो फिर यू कैन इमेजिन कि जब एजुकेशन ही नहीं होगी, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगी, पॉपुलेशन के ऊपर ऑफ कोर्स एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा. दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहा है रूरल अर्बन पॉपुलेशन का प्रॉब्लम रहा है. ठीक है, पाकिस्तान रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है ना उसको हम कंट्रोल नहीं कर सके इन द लास्ट 10-20 ईयर्स. अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाके देखें तो उन्होंने जो अपने रूरल एरियाज हैं उनको भी इक्वली डेवलप किया हुआ होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में किसी छोटे सिटी के अंदर जाएं तो आपको वहाँ वॉलमार्ट भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पे सीवीएस भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पब्लिक स्कूल्स के अंदर एजुकेशन भी टॉप क्लास मिल जाएगी. सो the rural population does not need to go to the urban population to capture a good lifestyle. लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये भी प्रॉब्लम रहा है कि रूरल अगर आप जाके देखें और अर्बन के अंदर इतना ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस है लाइफस्टाइल्स का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, कि आई मीन दे हैव नो अदर ऑप्शन बट दे ऑल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द अर्बन सेंटर्स. इसीलिए कराची के अंदर आप देखते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली जब तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजन शायद हेल्थ मिनिस्टर ने इसीलिए किसी और डायरेक्शन में बात की होगी मुमकिन, बिकॉज बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो रूरल अर्बन सेक्टर में नहीं हुई इन द लास्ट 2-3 डेकेड्स. रेदा, गुड गवर्नेंस के हवाले से ये इनकी बात को ऐड कर दूं कि देखें ये बेसिक इकोनॉमिक रूल है, जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है टाइम्स 3% आपकी जीडीपी होगी तो आप सस्टेन कर सकते हैं. तो 2.2 का टाइम्स 3 कर लें कि आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है. और गुड गवर्नेंस का आखिरी एक एग्जांपल देता चलता हूँ. हाँ. पाकिस्तान IMF प्रोग्राम को 24 दफ़ा इन्वोक कर चुका है. व्हाट डज दैट मीन्स? Every 2.4 years we have approached IMF to help us out, so we have failed in good governance. True, very true. बिल्कुल आपने सही कहा, यही ऐसा ही है. बहुत शुक्रिया फजल करीम दादा भाई साहब आपका, बहुत शुक्रिया जुनैद नकी साहब आपका, एंड दानियाल बवेजा साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया. इस नतीजे में पहुंचे हैं यानी कि एक तो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल होना भी जो है वो रियासत की के साथ साथ हुकूमत की भी ख़ुद की जिम्मेदारी है कि वो क्या कर रही है. साथ ही साथ स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और इंतज़ामी यूनिट्स बनाने का जो इस वक्त डिसीजन है वो बेहतर ही है. सो वो भी होना चाहिए, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए. इसी के साथ ये अपनी मेज़बान सभी को दीजिए इजाज़त. पाकिस्तान जिंदाबाद.